हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। जब भी आप वीडियो देख रहे हो, लास्ट क्लास में अपन ने कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी क्लास 12 मैथ्स एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 उसकी 5.1 से पहले जो एग्जाम्पल है वो पढ़ रहे थे। अपन ने एग्जाम्पल 10 तक कर लिया था कंप्लीट। ठीक है, आज स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल 11 से। ठीक है, तो एग्जाम्पल 11 देखो क्या कह रहा है। एग्जाम्पल 11 बोर्ड पे देखो, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f डिफाइंड बाई fx इज इक्वल टू x प्लस 2 इफ x लेस देन 1, 0 इफ x इज इक्वल टू 1 और x माइनस 2 इफ x ग्रेटर देन 1। देखो ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी बतानी है इस फंक्शन की। ठीक है, जो अपना फंक्शन है fx, फंक्शन दे रखा है x प्लस ठीक है, जो अपना फंक्शन दे रखा है fx इज इक्वल टू x प्लस टू। ठीक है, इफ x लेस देन 1, ओके, 0 दे रखा है इफ x इज इक्वल टू 1 और x माइनस 2 दे रखा है इफ x ग्रेटर देन 1। ठीक है, ये फंक्शन दे रखा है। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f डिफाइंड बाई। ठीक है, जो भी पॉइंट्स है, ठीक है ना, वो पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी बतानी है अपन को। तो मेरी बात सुनो ध्यान से। x अगर 1 से छोटा है तो फंक्शन क्या वैल्यू दे रहा है, x प्लस 2। ये y बराबर mx प्लस c टाइप का है, यानी एक स्ट्रेट लाइन है। 1 से छोटा फंक्शन ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस। x बराबर 1 पर कितना है, 0, और जब x 1 से बड़ा है तो फंक्शन है x माइनस 2। ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, यानी कॉन्टिन्यूअस। तो 1 से छोटे पर कॉन्टिन्यूअस, 1 से बड़े पर कॉन्टिन्यूअस। वैसे जब भी ये पॉइंट्स दे देना, इसका मतलब इसी पर ही चेक करना है। अगर इस पर कॉन्टिन्यूअस है तो बढ़िया है, नहीं तो यही क्या होगा, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। क्वेश्चन ने क्या कहा है, फाइंड द ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन। तो x बराबर 1 पर ही चेक कर लो। अगर 1 पर कॉन्टिन्यूअस है तो अच्छी बात है, क्योंकि 1 से छोटे पर तो कॉन्टिन्यूअस ही है और 1 से बड़े पर भी कॉन्टिन्यूअस है। तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ना तो 1 से बड़ा होगा ना 1 से छोटा होगा। हाँ, 1 हो सकता है, तो 1 पर चेक करेंगे। ठीक है, आंसर एट x इक्वल टू 1, x बराबर 1 पर मैं क्या निकाल रहा हूँ, एक तो उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निकालनी होती है। एक निकालना होता है राइट हैंड लिमिट और एक निकालना होता है लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट क्या होगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ x बराबर a। अब राइट हैंड लिमिट है तो यानी 1 से ज़्यादा, यानी 1 प्लस h। फिर से वही कंसेप्ट देखो, 1 से ज़्यादा, x जब 1 से बड़ा है तब फंक्शन क्या देगा, x माइनस 2। और डीप चलते हैं, फंक्शन में x है तो x माइनस 2, फंक्शन में 1 प्लस h है तो देखो, फंक्शन में x है तो ये x और माइनस का 2, x की जगह 1 प्लस h है तो ये 1 प्लस h माइनस 2 होगा। ठीक है ना, तो 1 प्लस h माइनस 2, फंक्शन में 1 प्लस h है x की जगह, तो x की जगह 1 प्लस h माइनस का 2। लेकिन लिमिट क्या है, h टेंडिंग टू 0, h यहाँ रखा, 1 प्लस 0 माइनस 2, 1 माइनस 2 माइनस 1, राइट हैंड लिमिट आ गई माइनस 1। बात करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट की। लेफ्ट हैंड लिमिट होती है लिमिट h टेंडिंग टू 0। लेफ्ट मतलब 1 पर चेक कर रहे हैं तो 1 के राइट होगा 1 प्लस h, 1 के लेफ्ट होगा 1 माइनस h। फंक्शन में चलते हैं, जब 1 में से कुछ कम यानी 1 से छोटा, जब x 1 से छोटा है तो फंक्शन क्या है, x प्लस 2। ठीक है, अच्छा, जब फंक्शन में x है तो x प्लस 2, फंक्शन में 1 माइनस h होगा x की जगह, तो x की जगह 1 माइनस h प्लस 2, तो 1 माइनस h प्लस 2। लेकिन लिमिट क्या है, h टेंडिंग टू 0। h जैसे ही 0 रखा, 1 माइनस 0 प्लस 2, 2 प्लस 1 3, जो लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई वो आ गई 3। देखो, राइट हैंड लिमिट -1, लेफ्ट हैंड लिमिट 3, चेक करने की जरूरत ही नहीं है। वैसे उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू क्या है,
x बराबर 1 पर 0, तो f ऑफ 1 0 है, f ऑफ 1 उस पॉइंट पर फंक्शन के लिए 0 है। लेकिन चेक करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है, तो लिखोगे सिंस राइट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, हैंस क्या x इक्वल टू 1 इज पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, x बराबर 1 ही क्या है, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। क्वेश्चन ने क्या बोला, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तो ऑल में एक ही है भाई, x बराबर एक क्या है, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, यानी x बराबर 1 पर ग्राफ ब्रेक होगा इसका। ठीक है, आगे चलते हैं। एग्जाम्पल 11 हो चुका है, एग्जाम्पल 12 की बात करते हैं। एग्जाम्पल 12 क्या कह रहा है, देखो, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन डिफाइंड बाई f(x) इज इक्वल टू x प्लस 2 इफ x लेस देन 0 और माइनस x प्लस 2 इफ x ग्रेटर देन 0। ठीक है, एग्जाम्पल 12 कह रहा है एक फंक्शन आपको f(x) दे रखा है और f(x) की जो वैल्यू है वो x प्लस 2 है इफ x जो है वो लेस देन 0 है, और माइनस का x प्लस 2 है इफ x ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, तो बात करते हैं। अच्छा, इस फंक्शन को ध्यान से देखो, x जब 0 से छोटा है तो फंक्शन ये है, और x जब 0 से बड़ा है तो फंक्शन ये है। x जब 0 ही हो जाएगा तब ना तो इसमें इक्वल लगा हुआ है ना इसमें इक्वल लगा हुआ है, वो इक्वल लगता है ना ग्रेटर देन और इक्वल टू, इक्वल नहीं लगा हुआ क्वेश्चन में। इसका मतलब x बराबर 0 पर फंक्शन डिफाइन ही नहीं है, इसका मतलब ये है। ठीक है, 0 से छोटा है तो फंक्शन ये है और 0 से बड़ा है तो फंक्शन ये है। अब इसकी क्या बताना है क्वेश्चन कह रहा है डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी के बारे में बताओ। तो ठीक है भाई, ये जो फंक्शन है ना, ये फंक्शन डिफाइन है अपनी इस डोमेन में। डोमेन क्या होता है, x की वो वैल्यूज जिसके लिए फंक्शन डिफाइन हो। ठीक है, तो ये डिफाइन है डोमेन 1 और 2, मतलब इसकी 2 डोमेन है। ठीक है, वैसे एक साथ भी लिख सकते हैं। डोमेन क्या है, इसकी फर्स्ट डोमेन तो है x लेस देन 0, और जो सेकंड डोमेन है वो क्या है, x ग्रेटर देन 0। इसके लिए फंक्शन डिफाइन है, यानी D1 यूनियन D2 इस डोमेन में ये डिफाइन है। या सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये जो फंक्शन है अपने इस डोमेन में डिफाइन है। डोमेन मतलब रियल नंबर माइनस 0, इसकी डोमेन ये भी हो सकती है। अगर सिंपल बात करूं, इसकी डोमेन ये भी तो हो सकती है रियल नंबर माइनस 0, यानी 0 के लिए डिफाइन नहीं है, बाकी हर नंबर के लिए डिफाइन है। ठीक है, तो इसकी जो डोमेन है, जो फर्स्ट डोमेन है वो x है तो रियल नंबर, लेकिन जो रियल नंबर है वो क्या है, लेस देन 0, ऐसा भी लिख सकते हैं। जो डोमेन है वो x बिलोंग्स टू r है, रियल नंबर, बट जो रियल नंबर है इफ x लेस देन 0 के लिए। जो डोमेन 2 वो भी x बिलोंग्स टू r है इफ x ग्रेटर देन 0, ये x ग्रेटर देन 0 के लिए डोमेन। कुल मिला के अपन को इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी के बारे में बताना है ना, तो एक रियल नंबर c ले लेते हैं जो एक बार इस डोमेन को बिलोंग करता हो, और एक बार रियल नंबर c जो इस डोमेन को बिलोंग करता हो। केस फर्स्ट ले लेते हैं, केस फर्स्ट, इफ c है जो बिलोंग करता है डोमेन 1 को, इसका मतलब जो c है, इसका जो एक्चुअली मीनिंग है वो देखो क्या है, जो c है वो एक्चुअली लेस देन 0 है। इसका मतलब ये होगा c डोमेन 1 को बिलोंग करता है, और डोमेन 1 क्या है, x है। x क्या है, जो रियल नंबर को बिलोंग करता है। एक्चुअली में x क्या है, जो 0 से छोटा। यानी मैंने एक ऐसा रियल नंबर c लिया है जो 0 से छोटा हो, उसके लिए फंक्शन की बात करते हैं। तो वही बात है, राइट हैंड लिमिट क्या होगी, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ c प्लस h। c 0 से छोटा है तो फंक्शन क्या आएगा, जब x 0 से छोटा है तो फंक्शन आएगा x प्लस 2। तो c 0 से छोटा है तो भी फंक्शन c x प्लस 2 आएगा। अब देखो, जब x है तो x प्लस 2 और c प्लस h है तो c प्लस h प्लस 2। ठीक है, h 0 रख रहा हूँ तो c प्लस 0 प्लस 2 यानी आएगा c प्लस 2। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी, लिमिट h टेंडिंग टू 0
एफ ऑफ सी माइनस एच। ध्यान से देखना, जब जो सी खुद ही जीरो से छोटा है और जीरो से छोटे में कुछ और घट रहा है, तो जीरो से छोटे में कुछ और घट रहा है तो फंक्शन तो यही रहना है। तो सी माइनस एच है, एक्स है तो एक्स प्लस टू, फंक्शन में सी माइनस एच है तो सी माइनस एच प्लस टू, एच जीरो रख दिया तो फिर से सी प्लस टू आ गया। राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर है, इसका मतलब ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। अच्छा, उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू सी रखो तो भी क्या आएगा, सी प्लस टू ही आएगा। तो आर एच एल, एल एच एल और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू तीनों क्या है, सी प्लस टू, सी प्लस टू और सी प्लस टू। इसका मतलब ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है अपनी डोमेन वन में। क्या लिखोगे, हैंस एफ इज कंटिन्यूस इन डोमेन वन। ठीक है, एफ इज कंटिन्यूस इन डी वन। नेक्स्ट क्या करोगे, सी बिलोंग्स टू डी टू लोगे, डी टू लोगे, इसका मतलब सी क्या है, ग्रेटर देन जीरो है, इसका मतलब ये है। डी टू मतलब क्या है, एक्स ग्रेटर देन जीरो, तो कोई रियल नंबर सी लिया केस सेकंड में, वो सी ग्रेटर देन जीरो है। सी ग्रेटर देन जीरो है तो ग्रेटर देन जीरो के लिए फंक्शन माइनस एक्स प्लस टू है। तो इस बार क्या आएगा, फंक्शन में x है तो माइनस का x प्लस का 2, फंक्शन में c प्लस एच है तो माइनस का c प्लस एच प्लस का 2, h जीरो रख दिया तो माइनस का c प्लस का 2। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, फंक्शन में c माइनस एच है, फंक्शन में x है तो माइनस का x प्लस का 2। बात ध्यान से देखना, c क्या है, जीरो से बड़ा, जीरो से बड़े में माइनर सा कुछ माइनस हुआ है तो वो जीरो से बड़ा ही रहेगा। जीरो से बड़ा मान लो ये 1 है, 1 में से 0.0001 माइनस हुआ है तो वो जीरो से बड़ा ही रहेगा ना। तो फंक्शन तो यही रहना है, सी ग्रेटर देन जीरो बोल दिया ना, इसका मतलब फंक्शन यही रहेगा, चाहे सी प्लस एच करो चाहे सी माइनस एच करो। एक्स है तो माइनस एक्स प्लस टू, सी माइनस एच है तो, अब देखो मेरी बात सुनो, फंक्शन में सी माइनस एच है तो जब एक्स है तो माइनस का एक्स प्लस का 2, सी माइनस एच है तो माइनस का सी माइनस एच प्लस का 2 आएगा। इस x की जगह c माइनस एच है तो ये माइनस का माइनस, इस x की जगह c माइनस एच है तो c माइनस एच प्लस 2 आएगा। तो माइनस का c माइनस एच प्लस 2, h जीरो रख दिया, माइनस का c प्लस का 2। राइट हैंड लिमिट माइनस सी प्लस 2, लेफ्ट हैंड लिमिट माइनस सी प्लस 2। इसका मतलब फंक्शन इज कंटिन्यूस इन d2, अपनी डोमेन d2 में कंटिन्यूस है। हैंस fx इज कंटिन्यूस इन इट्स डोमेन, जो ये फंक्शन है वो अपनी डोमेन में कंटिन्यूस है। x बराबर 0 पर पूछ रहे तो डिफाइन नहीं, ठीक है। तो तुम ये पर्टिकुलर लाइन लिखोगे, ये जो फंक्शन कंटिन्यूस है वो सिर्फ इस अपनी डोमेन में कंटिन्यूस है, 0 से छोटे पर और 0 से बड़े पर, 0 पर कोई कमेंट नहीं है, ठीक है। इतना ही है। एग्जाम्पल 12 हो गया। बात करते हैं एग्जाम्पल 13 की। एग्जाम्पल 13 क्या कह रहा है, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन गिवन बाई, एक फंक्शन f(x) दे रखा है, देखो डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन गिवन बाई f(x) दे रखा है x और x स्क्वायर, इफ x 0 से बड़ा है तो x और 0 से छोटा है तो x स्क्वायर, ठीक है। f(x) दे रखा है x और x स्क्वायर, x है जब x 0 से क्या हो, बड़ा हो या बराबर हो, और ये x 0 से छोटा हो। कॉन्टिन्यूटी की बात करनी है अपने को तो एक ही हथियार पता है, क्या, राइट हैंड लिमिट बता दो भाई। अच्छा, फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी या पॉइंट की कॉन्टिन्यूटी, फंक्शन की ही बतानी है, ठीक है। पहले 0 पर चेक कर लेते हैं, एट x बराबर 0 पर चेक कर लेते हैं, ठीक है। राइट हैंड लिमिट क्या होती है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 पर चेक कर रहा हूं तो 0 प्लस h। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 पर चेक कर रहा हूं तो 0 माइनस h, और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू f0, ये तीनों वैल्यू निकालनी है। अच्छा, जब राइट हैंड लिमिट यानी 0 से ज़्यादा, जब 0 से ज़्यादा है तो फंक्शन क्या है, x। अच्छा, फंक्शन में x है तो x, फंक्शन में 0 प्लस h, 0 प्लस h कितना होता है, h। जब फंक्शन में x है तो x, h है तो h, जब फंक्शन में h होगा ना तो यहाँ पर h आ जाएगा, x की जगह h तो x की जगह h। अच्छा, राइट हैंड लिमिट आ गई h, लेकिन h तो 0 है, h 0 रखा तो राइट हैंड लिमिट तो 0 आ गई। लेफ्ट हैंड लिमिट देखो, लिमिट h टेंडिंग टू 0, फंक्शन में 0 माइनस h यानी फंक्शन में माइनस h है। अच्छा, 0 माइनस h यानी 0 से छोटा, जब x 0 से छोटा है तो फंक्शन है x स्क्वायर, जब x 0 से छोटा है तो फंक्शन है x स्क्वायर। फंक्शन में x है तो इस x का स्क्वायर, फंक्शन है माइनस h है तो इस माइनस h का स्क्वायर।
अब स्क्वायर हो कुछ भी हो, h तो 0 है, 0 रख दिया, 0 का स्क्वायर कितना 0, लेफ्ट हैंड लिमिट 0 आ गई। f0 जब x इक्वल टू 0 है तो फंक्शन है x, जब x है तो x की जगह 0 तो 0, f0 कितना आएगा 0। राइट हैंड लिमिट 0, लेफ्ट हैंड लिमिट 0, उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू 0, इसका मतलब एट x इक्वल टू 0 फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। ये बात कन्फर्म है कि x बराबर 0 पर ये फंक्शन क्या है कॉन्टिन्यूस। लेकिन बात करते हैं पूरे फंक्शन की कंटिन्यूटी की। 0 पर कंटिन्यूस है, अच्छी बात है, 0 से ज़्यादा पर देखेंगे और 0 से कम पर देखेंगे कंटिन्यूस है कि नहीं, ठीक है। तो इसके बाद एक रियल नंबर c मान लो, ये तो केस फर्स्ट था, ये अभी जो किया वो केस फर्स्ट था। अब केस सेकंड ले लेते हैं। फॉर एनी नंबर c ग्रेटर देन 0, c ग्रेटर देन 0 के लिए देखते हैं। तो जब कोई रियल नंबर c 0 से बड़ा होगा, कोई भी नंबर जो 0 से बड़ा होगा तो फंक्शन क्या होगा x, तो उस 0 से बड़े पर एफ सी क्या आएगा ये बताओ, उस c पर फंक्शन की वैल्यू c पर क्या आएगा c ही आएगा, x है तो x, c है तो c। राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं, राइट हैंड लिमिट क्या आएगी, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ c प्लस h। c 0 से बड़ा है तो फंक्शन x है तो x, c प्लस h है तो c प्लस h, c प्लस h 0 है तो c प्लस 0 यानी कि c। लेफ्ट हैंड लिमिट बताओ, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ c माइनस h। अब c तो 0 से बड़ा है, अब 0 से बड़ा कुछ भी हो उसमें से माइनर सा घटेगा वो 0 से बड़ा ही रहेगा। मान लो 0 से बड़ा ये है ना, ये मान लो 0.1 है, ठीक है। अब उसमें माइनस में 0.0000001 घटेगा तो ये 0 से बड़ा ही रहना है ना। और फंक्शन जब 0 से बड़ा है तो फंक्शन x है और वैसे भी रहना ही है। अपन ने एक नंबर जब 0 से बड़ा ले लिया ना तो इसके लिए वो 0 से बड़ा वाला फंक्शन ही वर्क करेगा, चाहे राइट हैंड लिमिट हो चाहे लेफ्ट हैंड लिमिट हो। हाँ, तो फंक्शन में c माइनस एच है, x है तो x, c माइनस एच है तो c माइनस एच, h 0 है तो c आ गया। राइट हैंड लिमिट c, लेफ्ट हैंड लिमिट c, उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू c। इसका मतलब f इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, c ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब ऑल पॉजिटिव रियल नंबर के लिए ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। दो चीज़ें पता कर ली, x बराबर 0 पर ये कंटिन्यूअस है और पॉजिटिव रियल नंबर के लिए पॉजिटिव है, कंटिन्यूअस है। बात करते हैं नेगेटिव रियल नंबर्स, यानी फॉर c लेस देन 0 की बात करूंगा। अच्छा, c जब 0 से छोटा होगा, जब 0 से छोटा होगा कोई नंबर तो फंक्शन होगा x स्क्वायर। अब इस पॉइंट, केस थर्ड की बात कर रहा हूं मैं, अब इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, x बराबर c रखा तो एफ सी क्या आएगा, c का स्क्वायर। सही बात है। राइट हैंड लिमिट f ऑफ c प्लस h, c 0 से छोटा है, ठीक है, तो x है तो x स्क्वायर, c प्लस h है तो c प्लस h का होल स्क्वायर। h कितना है, ये c प्लस h का होल स्क्वायर आएगा। h कितना है 0, तो ये आएगा c प्लस 0 का स्क्वायर 0, यानी c स्क्वायर आएगा। बात आ रही समझ में, ये c स्क्वायर प्लस 0 हो जाएगा, लिमिट रख दी मैंने, c स्क्वायर आ गया। लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ c माइनस h, c 0 से छोटा है तो ये भी तो 0 से छोटा है, 0 से छोटे में कुछ और घटेगा, 0 से छोटा ही रहेगा, 0 से छोटे के लिए फंक्शन यही रहेगा। फंक्शन में x है तो x स्क्वायर, c माइनस h है तो c माइनस h का होल स्क्वायर, h 0 है तो c माइनस 0 c और c का स्क्वायर c स्क्वायर। इसका मतलब राइट हैंड लिमिट c स्क्वायर, लेफ्ट हैंड लिमिट c स्क्वायर, उस पॉइंट पर वैल्यू c स्क्वायर, यानी ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है फॉर ऑल नेगेटिव रियल नंबर्स। हैंस दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर्स। 0 पर कॉन्टिन्यूअस बता दिया, केस सेकंड में c ग्रेटर देन 0 पर कॉन्टिन्यूअस बता दिया, केस थर्ड में c लेस देन 0 पर कॉन्टिन्यूअस बता दिया, और क्या चाहिए, कॉन्टिन्यूअस है फंक्शन। दूसरा तरीका ग्राफ से भी बता सकते हैं। देखो, अगर मैं ग्राफ बनाऊं इसका, ध्यान से देखना, जब x 0 से छोटा है ना तो फंक्शन का ग्राफ है x स्क्वायर, और x स्क्वायर ग्राफ ऐसे होता है, कुछ पैराबोला टाइप का होता तो पूरा ऐसे है, लेकिन जब x 0 से छोटा है तभी क्वाड्रेटिक ग्राफ है। लेकिन जब x 0 से बड़ा है तो y का ग्राफ है x, और y बराबर x ग्राफ होता है स्ट्रेट लाइन, बिना मार्कर उठाए ये ग्राफ बन सकता है। ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, कोई भी पॉइंट चेक कर लो, ये पॉइंट उठाया x बराबर मान लो ये 1 है, इस पर ये वैल्यू, 1 से जस्ट ज़्यादा पर भी यही वैल्यू, 1 से जस्ट कम पर भी यही वैल्यू, यहाँ पर उठा लो, इस पर यही वैल्यू, इसे जस्ट राइट हैंड साइड ये वैल्यू, इसे जस्ट लेफ्ट हैंड साइड यही वैल्यू। तो इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू, राइट में वैल्यू, लेफ्ट में वैल्यू सब बराबर आ रही है, यानी ये फंक्शन क्या है,
ऑलवेज कॉन्टिन्यूस। ठीक है, एग्जाम्पल 13 हो गया। एग्जाम्पल 14 देखते हैं। शो दैट एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। तो एग्जाम्पल 14 देखो क्या कह रहा है। एग्जाम्पल 14 कह रहा है शो दैट एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन वो शो करो कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है। तो कोई भी पॉलिनोमियल होता है ना, मान लो कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, जनरल क्या होता है, a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस अप टू डॉट 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 an(x) की पावर n, यही होता है जनरल। एक पॉलिनोमियल फंक्शन 10 से पढ़ते आ रहे हैं, यही होता है। ठीक है, डिग्री n का पॉलिनोमियल मान लिया मैंने, सारे पॉलिनोमियल कवर हो गए इसमें, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, 4 पावर वाले, 5 पावर वाले, n पावर वाले ले लिए। ये शो करना है कि ये पॉलिनोमियल एक ऑलवेज कॉन्टिन्यूस फंक्शन। ठीक है ना, शो दैट एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। ठीक है, अपने को तो एक ही भाषा आती है कॉन्टिन्यूस के लिए। क्या, किसी ने कोई भी नंबर ले लो एट x बराबर c क्या है, बिलोंग्स टू रियल नंबर, c बिलोंग्स टू रियल नंबर। अगर c पर कॉन्टिन्यूस है यानी रियल नंबर पर कॉन्टिन्यूस है यानी फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस। राइट हैंड लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ c प्लस h। लेफ्ट हैंड लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ c माइनस h। उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू देखो, जब फंक्शन में x है तो x ही x है, x ही x है, x है, x स्क्वायर है, x की पावर n है। जब फंक्शन में c होगा तो c होगा। तो जब फंक्शन में c होगा तो p c आएगा कि नहीं आएगा। तो जब फंक्शन में मैंने c रखा है तो इसकी वैल्यू आ रही है pc, बात आ रही। ठीक है, जब फंक्शन में मैंने c प्लस h रखा है, इस फंक्शन में क्या रखा है, c प्लस h, तो x की जगह c प्लस h, c प्लस h, c प्लस h आएगा। a0 प्लस a1 x की जगह c प्लस h आएगा, प्लस अब डॉट 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 an c प्लस h की पावर n आएगी कि नहीं आएगी। और h क्या है 0, तो फिर से क्या बन जाएगा, a0 प्लस a1c प्लस c प्लस 0 a1c आ गया, प्लस डॉट 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 an, ये तो 0 हो गया, तो c की पावर है, तो ये फिर से क्या बन गया, a0 प्लस a1c c स्क्वायर c की पावर n, मतलब x की जगह c आ गया, यानी ये भी क्या आ रहा है pc, पूरा pc बन रहा है ये पॉलिनोमियल ऑफ इन c। लेफ्ट हैंड लिमिट h टेंडिंग टू 0 है, x की जगह c माइनस h है। अब देखो यहाँ पर भी c माइनस h आएगा, यहाँ पर भी c माइनस h का स्क्वायर आएगा। जब ये आएगा तो a0 प्लस a1 c माइनस h आएगा, प्लस a2 c माइनस h का होल स्क्वायर आएगा, अप टू डॉट डॉट चलता रहेगा। जैसे ही h 0 रखूंगा फिर से ये क्या बन जाएगा, a0 प्लस a1c प्लस अप टू डॉट डॉट an c की पावर n। तो ये पॉलिनोमियल किस में है, x में है, तो चाहे सारी जगह x, सारी जगह c है, तो ये pc। इसका मतलब c की हर वैल्यू के लिए ये pc आ रहा है। इसका मतलब क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन ऑलवेज कॉन्टिन्यूस है फॉर एवरी रियल नंबर। हर रियल नंबर के कॉन्टिन्यूस है, क्योंकि राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू सब क्या है, सेम है। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल 15। अच्छा, पॉलिनोमियल में कोई भी वैल्यू रख के देख लेना, तो तुम क्वाड्रेटिक लेके देख सकते हो, क्यूबिक लेके देख सकते हो। ठीक है ना, ऑलवेज कॉन्टिन्यूस ही आएगा। क्या होता है पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल पढ़े होंगे ना 10th में। इन सब के ग्राफ कभी रुकते नहीं है। ठीक है ना, क्वाड्रेटिक पैराबोला बनता है, क्यूबिक में भी बनता है क्यूबिक पैराबोला, ग्राफ देखे होंगे तुमने कभी। तो ऑलवेज कॉन्टिन्यूस होता है पॉलिनोमियल फंक्शन के ग्राफ, चाहे कितनी पावर हो। ठीक है, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक सब पॉलिनोमियल तो है। लीनियर का ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनता है, क्वाड्रेटिक का क्या बनता है, क्वाड्रेटिक का क्या बनता है, लीनियर का स्ट्रेट लाइन बनता है, क्वाड्रेटिक का पैराबोला बनता है, सब कॉन्टिन्यूस होते हैं। तो ऑल पॉलिनोमियल आर कॉन्टिन्यूस। एग्जाम्पल 15 देखते हैं, लास्ट एग्जाम्पल आज की क्लास का।
Find the points of discontinuity of the greatest integer function defined by fx is equal to greatest integer x, where greatest integer x denotes the greatest integer less than or equal to x. क्वेश्चन सिंपल कह रहा है फाइंड द ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो एक fx इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, इसके ऑल पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी निकालनी है, ठीक है ना। तो ऑल पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी निकालनी है, ठीक है, निकाल लेंगे। मुझे तो पहले ये बताओ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है, बाकी तो बातें बाद में होगी। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है? तो मैंने कहा था ना, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी करने के लिए फंक्शन की नॉलेज होनी चाहिए। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक ऐसा फंक्शन जो अपने में से इंटीजर बार फेंकता है। मॉड एक्स क्या होता था, मॉड में कुछ भी रखो ऑलवेज आंसर पॉजिटिव आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर में कुछ भी रखो ऑलवेज आंसर इंटीजर आएगा। जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.1 की वैल्यू क्या आएगी 2, 3.99 की वैल्यू क्या आएगी 3, इंटीजर ऑलवेज इंटीजर आएगा, 2.1 इंटीजर। अच्छा जरा ध्यान से देखना, एक मिनट, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑलवेज इंटीजर देता है, लेकिन क्वेश्चन में एक लाइन लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, उसका मतलब समझाता हूँ। ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स, इसका मतलब ये है, मान लो x बराबर 2.1 है, तो इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा वो तो या तो x के बराबर आएगा या x से छोटा आएगा। जैसे x बराबर 2 है, इन दोनों का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.1 कितना आया 2, ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 कितना आया 2। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर जो भी आएगा वो अपने x के या तो बराबर आएगा या उससे छोटा आएगा। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 आया है, 2.1 से छोटा होता है, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर जो भी आएगा या तो वो x के बराबर आएगा या उससे छोटा आएगा। तो ये देखो 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 बराबर ही आया, ठीक है, कभी बड़ा नहीं आ सकता। अब 3.1 है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कभी 3 से बड़ा नहीं होगा, या तो इसके बराबर होगा या इससे छोटा होगा। तो 3.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा 3। और समझते हैं जैसे -1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर या तो इससे बड़ा होगा नहीं, या तो इससे छोटा होगा या क्या होगा बराबर। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 क्या होगा -1 बराबर है। अच्छा -1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा x बराबर -1.2, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा। तो फिर से वही बात, या तो इसके बराबर या इससे छोटा। ग्रेटेस्ट इंटीजर -1.2, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा इससे छोटा यानी -2। सर -1 क्यों नहीं, वही तो कह रहा हूँ, डेफिनेशन क्या है। ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या होता है, जो x की वैल्यू होती है ना या तो उसके बराबर होगा, जैसे -1 है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 का आंसर आया -1, या तो x के बराबर होगा या इससे छोटा होगा। तो -1.2 से छोटा क्या होता है -1 होता है कि -2, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर -1.2 -2। और समझाता हूँ और क्लियर करते हैं, नंबर लाइन से ध्यान रख लो, 0 1 2 3 -1 -2 -3। आओ इधर आओ, 1.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है 1, पीछे आ रहे हैं। जिसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है वो अपने इंटीजर पर चला जाता है, वो भी पीछे। 2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा 2 होगा, पीछे आए। 0.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा 0 होगा, पीछे आए। -0.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा -1, पीछे आना है। -1.3 का -2 होगा, -1 नहीं होगा, समझ आई बात। 3.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर पीछे आ जाओ 3, -2.7 का पीछे आ जाओ -3। अब समझ में आ गया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब बात करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के ग्राफ की, ताकि तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग और बढ़ जाए और ये क्वेश्चन आसान हो जाए। अभी आंसर नहीं करा रहा हूँ, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग बढ़ा रहा हूँ कि है क्या चीज़, क्या चल रही है। तो देखो इसमें x बराबर 0 रखा तो x बराबर 0 रखा तो 0, 0.1 रखा तो भी 0, 0.2 रखा तो भी 0, 3 रखा तो भी 0, 0.9 रखा तो भी 0 ही आएगा ना। लेकिन जैसे ही इसमें 1 रखूँगा fx की वैल्यू आ गई 1, जैसे ही मैंने x बराबर 1 रखा y की वैल्यू क्या आ गई 1। तो यहाँ पर 1 नहीं है, 0 नहीं है, इसकी वैल्यू कितनी है 1 है। वापस समझो, 1 को छोड़कर जैसे ही मैं 0.9 रखूँगा ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 0, और y 0 कहाँ होता है x एक्सिस पे, तो 0 0 0 0 0 0। लेकिन जैसे ही मैंने x बराबर 1 रखा y आ गया 1, तो x बराबर 1 पर 0 नहीं है, कितना है 1 है, ठीक है।
एक्स बराबर 1.1 रखूँगा, क्या रखूँगा, एक्स बराबर 1.1 रखूँगा, तो वाई की वैल्यू क्या आएगी, 1 ही आएगी। बात आ रही समझ में। 1.1 रखा तो भी 1, 1.2 रखा तो भी 1, 1.3 रखा तो भी 1, 1.9 रखा तो भी 1। ये कब तक 1 चलेगा, जब तक x बराबर 2 नहीं रख दूँ। जैसे x बराबर 2 रखूँगा इसकी वैल्यू 1 नहीं होगी, कितनी होगी, 2 होगी। x बराबर जैसे ही 2 रखा मैंने, x बराबर जैसे ही 2 रखा, y की वैल्यू क्या आएगी, 2। बात आ रही समझ। अब 2 कब तक रहेगी, x बराबर 2.1 रखूँगा तो भी 2, 2.2 रखूँगा तो भी 2, 2.3 रखूँगा तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2, 2.9 रखूँगा तो भी 2, लेकिन जैसे ही 3 रखूँगा ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 भी कितना होगा, 3। तो 3 पर 2 नहीं है, कितना है, 3 है। बात आ रही समझ। 0.1 पर 0 0 0 0 0 0 0 1 रखते ही y 1 आ गया। 1 कब तक रहेगा, 1.1 1.2 1.3, x की वैल्यू 1.3 तो भी 1, 1.9 तो भी 1, 1.99 तो भी 1। जैसे ही x बराबर 2, y कितना, 1 नहीं, कितना, 2। यह 2, यह 1। तो ऐसे चलता जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर, स्टेप स्टेप स्टेप, और ऐसे चलता रहेगा ना इंटीजर पर। अच्छा पीछे चलते हैं, -0.1 पे कितना होगा, अच्छा 0 पर कितना है, 0। जैसे ही -0.1 हुआ कितना चला गया, -1। बात आ रही समझ में। तो -1 कब तक रहेगा, कब तक रहेगा, जब तक -2 नहीं आ जाता। जैसे ही -2, x की वैल्यू -1 नहीं, कितनी, -2, ये आ गया। -2 कब तक रहेगा, -2.1 पर भी -2, 2.3 पे -2। जैसे ही -3 आएगा, -2.99 तक कितना होगा, ये -1 था, ये जैसे ही -2 आया, -2, -0.1 -1 है, ठीक है ना, ये -2 है। -1 तक तो ठीक है। जैसे ही -1.1 होगा कितना चला जाएगा ग्राफ, 2 पर, 2 पर चला जाएगा। -1 पर 1 नहीं है, कितना है, 2 है। -1.1 पर 2, -1.3 पर -2, -1.4 पर -2, -1.99 तक कितना, -2। लेकिन जैसे ही -2 आया, -2 पर तो ठीक है, -2 ही रहेगा, ठीक है। हाँ देखो, -1 पर तो कितना रहेगा, -1 ही रहेगा। लेकिन यहाँ पर गोला कर देता हूँ, इसका मतलब क्या है, -1 पर -2 नहीं है, कितना है, -1 ही है, ठीक है। -1 के जस्ट इधर -1.1 पर कितना होगा, -2। -2 कब तक रहेगा, -2 तक। जैसे ही -2.1 हुआ कितना चला जाएगा, सीधा -3 पर चला जाएगा और चलता रहेगा। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का ग्राफ होता है, टक 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 टक, सीढ़ियाँ बन गई है, ठीक है ना। x बराबर 0 पर 0 है, गोले का मतलब -1 पर ये नहीं है, कितना है, 0 ही है। अच्छे से देख लो वापस, -0.1 पर -1, ये -1 कब तक रह रहा है, -1 तक। -1.1 पर -2, ये -2 कब तक रह रहा है, -2 तक। जैसे ही -2.1 होगा उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -3 चलता जाएगा, ठीक है ना। 1.3 पर 1 कब तक रह रहा है, 2 तक। जैसे ही 2 रखा, ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 कितना, 1 नहीं होता, कितना होता है, 2। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का ग्राफ है। अब बात करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स की कंटिन्यूटी के बारे में। तो सिंपल सी चीज़ देखो, सारे जो इंटीजर पॉइंट हैं, एक्स बराबर 1 के राइट हैंड लिमिट पर इसकी वैल्यू कितनी है, 1। जस्ट लेफ्ट हैंड लिमिट वैल्यू कितनी है, 0। 2 पर आओ, 2 के राइट हैंड लिमिट वैल्यू कितनी है, 2। 2 के लेफ्ट हैंड लिमिट वैल्यू कितनी है, 1। 3 पर आओ, 3 के जस्ट राइट हैंड साइड यानी 3.1, 3.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3। तो 3 के राइट में जस्ट वैल्यू कितनी है, 3। 3 के जस्ट लेफ्ट में आओ, 2.99, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2। तो 3 के जस्ट लेफ्ट में कितना, 2। इसका मतलब हर इंटीजर पॉइंट पर ग्राफ टूट रहा है। हर इंटीजर पॉइंट पर राइट हैंड लिमिट अलग है और लेफ्ट हैंड लिमिट अलग है। इसका मतलब ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर x है वो इंटीजर पर क्या है, डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। पीछे आ जाओ बोली, -1 पर कितना है, -1। -1 के लेफ्ट पर भी -1, लेकिन -1 के राइट में -2। तो -1 के लेफ्ट में -1 है, राइट में -2 है। राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट। तो हर इंटीजर पर क्या है, ये ग्राफ ब्रेक हो रहा है।
राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर है ही नहीं, तो काहे का कंटिन्यूस। तो इंटीजर पर तो ये डिसकंटिन्यूस है। अब बात करते हैं इंटीजर के अलावा, जो इंटीजर नहीं है। ये देखो इंटीजर यानी 1.1 इंटीजर नहीं है, 1.1 पर भी 1 है, 1.2 पर भी 1 है, 1.3 पर भी 1 है, यानी कि नॉन इंटीजर्स नंबर पर ये क्या है, कॉन्टिन्यूस है। कैसे, ग्राफ कंटिन्यू चल रहा है। यहाँ पर क्या दिक्कत है, इस जगह राइट हैंड लिमिट भी 2 है, इस जगह लेफ्ट हैंड लिमिट भी 2 है, और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू भी 2 है। तो नॉन इंटीजर पॉइंट पर क्या है, ये कॉन्टिन्यूस है। तो इस फंक्शन को लिखेंगे कैसे, अब मैं करवा रहा हूँ आंसर कि पेपर में कैसे करना है। ठीक है क्या, आंसर। ठीक है, केस फर्स्ट ले लेता हूँ। इसकी कॉन्टिन्यूटी के बारे में बताना है और डिसकॉन्टिन्यूटी के बारे में बताना है। ठीक है, क्या पूछा है, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाय f(x) इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x। ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बतानी है, तो मुझे पता है ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी के लिए केस फर्स्ट, लेट c इज इक्वल टू इंटीजर। c कोई नंबर माना मैंने, वो क्या है, इंटीजर है। ठीक है, फिर से एक एग्जांपल ले रहा हूँ, उसके बाद आंसर करते हैं। पहले सिंपल एग्जांपल लो, x बराबर मान लो इंटीजर है 2। ठीक है, c मान लिया मैंने 2 है, तो f2 पर इसकी वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 यानी कि 2। राइट हैंड लिमिट क्या आएगी, f ऑफ 2 प्लस h। बात आ रही समझ में, फंक्शन में x है तो इस x का क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x। फंक्शन में 2 प्लस h है तो इस 2 प्लस h का क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 प्लस h। दो में कुछ भी जोड़ूँ, ये 2.00001 है, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, 2 आएगा, इंटीजर बाहर फेंकता है। चलो, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 2 माइनस h। दो में कुछ भी घटाऊँ, ये 1 पॉइंट समथिंग होगा कि नहीं होगा, दो में से 0.1 भी घटाऊँ ना तो 1.99 होता है, तो ये 1.99 होगा। बात आ रही समझ में, तो 1.99 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, फंक्शन में x है तो उस x का ग्रेटेस्ट इंटीजर, फंक्शन में 2 माइनस h है तो 2 माइनस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर। 2 माइनस कुछ समथिंग हुआ है तो 2 माइनस समथिंग 1 पॉइंट समथिंग, 1.99 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1। तो इस इंटीजर पर राइट हैंड लिमिट 2 आ रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट 1 आ रही है, इसका मतलब इंटीजर पर ये डिसकंटिन्यूस है, कंटिन्यूस नहीं है। लेकिन हमें तो जनरल बात करनी है, हमें तो सी ही रखना है। तो देखो अब कैसे करेंगे पेपर में। केस फर्स्ट ले लिया, ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बतानी है, देखो बता रहा हूँ। सी इंटीजर है तो एफ ऑफ सी क्या आएगा, उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर सी, और इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, सी ही होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 ही होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 ही होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 ही होता है। बात आई समझ में, ठीक है। राइट हैंड लिमिट क्या होगी, लिमिट h टेंडिंग टू 0, उस इंटीजर में कुछ राइट हैंड साइड 2 है तो 2 से ज़्यादा 2 प्लस h, 3 है तो 3 प्लस h, c है तो c प्लस h। राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं इस फंक्शन की, तो फंक्शन में x है तो उस x का ग्रेटेस्ट इंटीजर, फंक्शन में c प्लस h है तो इस c प्लस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर, और लिमिट h टेंडिंग टू 0। मुझे ये बताओ, जब 2 प्लस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर किया था अपन ने 2 प्लस h का, तो 2 में कुछ ऐड हुआ था तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 ही आया था। तो c में कुछ ऐड हो रहा है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, c ही आएगा, वो इंटीजर। ठीक है, चलो लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं। लिमिट h टेंडिंग टू 0, फंक्शन में c माइनस h। अब मुझे सिंपल सी बात बताओ, फंक्शन में x है तो उस x का ग्रेटेस्ट इंटीजर, फंक्शन में c माइनस h है तो इस c माइनस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर। यहाँ अटकोगे तो थोड़ा सा ध्यान दो, सिंपल चीज़ है। अपन ने जब 2 की बात की थी तो यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 माइनस h किया था। दो में से कुछ भी घटेगा 1 पॉइंट समथिंग आएगा, और 1 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1। अगर 3 होता है इंटीजर तो 3 माइनस h होता, और 3 में से h घटेगा तो 3 माइनस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 आता, 2 माइनस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आएगा। 4 माइनस h का बताओ क्या आएगा, अगर 4 है 4 में से कुछ घट रहा है यानी 3.99 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3, यही पढ़ा था मैंने जब 2 का एग्जांपल लिया। तो 2 माइनस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, 3 माइनस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2, 4 माइनस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3। अब देखो मेरी बात सुनो, 4 माइनस h है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 में से 1 कम, 3 माइनस h है तो 3 में से 1 कम,
2 माइनस एच है तो 2 में से एक कम, c माइनस एच है तो c में से एक कम, यानी इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, जो भी इंटीजर होगा उसमें से एक कम, और माइनस का h, सॉरी वो तो है ही, c माइनस 1 आएगा कि नहीं आएगा। वापस देखो 2 एग्जाम्पल दिया था, तो f ऑफ 2 माइनस एच, 2 माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, 2 में से एक कम, तो c माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर c में से एक कम यार, हो सकता है यहाँ 2 हो तो 2 माइनस एच, तो 2 माइनस 1 1, हो सकता है यहाँ 3 हो तो 3 माइनस एच, 2 आना चाहिए, 3 माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 आना चाहिए, तो देखो 3 माइनस 1 2, तो जो भी यहाँ इंटीजर होगा उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर तो इस c से कम ही होगा। अगर 3 है तो 3 में से एक कम 2 आएगा, 4 है तो 4 में से एक कम 3 आएगा, तो c माइनस 1 आ गया। राइट हैंड लिमिट c है, लेफ्ट हैंड लिमिट c माइनस 1 है, राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, हैंस all integers are point of discontinuity। बात आई समझ में, ठीक है ना। ऑल पॉइंट्स क्या है, ऑल इंटीजर्स आर पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, सारे इंटीजर क्या है, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। सर आपने केस एक ही तो लिया है, सी इंटीजर है तो डिसकंटिन्यूस, नॉन इंटीजर लेते हैं, नॉन इंटीजर लेते हैं, मान लो सी नॉन इंटीजर है, केस सेकंड, इस पर कंटिन्यूस आएगा। कैसे देखो, ग्राफ से तो बता ही दिया तुम लोगों को, अब देखो सिंपल, नॉन इंटीजर है, मान लो 2.1 है, 2.1 इंटीजर नहीं है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.1, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, मान लो 2.1 लिया मैंने, नॉन इंटीजर नंबर, तो उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, f ऑफ 2.1, इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, x है तो उस x का ग्रेटेस्ट इंटीजर, x में 2.1 है तो 2.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना 2, चलो 2.1 से जस्ट ज़्यादा 2.2 ले लो, चलो बस। तो राइट हैंड लिमिट क्या है, 2.1 से जस्ट ज़्यादा, तो राइट हैंड लिमिट क्या होगी 2.1 प्लस h, और 2.1 में कुछ h जोड़ दूंगा तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा 2.2, 2.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा 2 ही आना। लेफ्ट हैंड लिमिट 2.1 में से कुछ घटा दो, कितना घटा लोगे 0.1, h 0.1 तो बहुत ज़्यादा है, h तो टेंडिंग टू 0 है, 0.0001, 2.1 में से लगभग ये 0.0001 घटेगा तो ये 2 पॉइंट समथिंग ही रहेगा, और 2 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 ही आना है। राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू 2 to 2, यानी नॉन इंटीजर नंबर पर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। और क्लियर करता हूँ, c ले लेता हूँ एक नंबर, c नॉन इंटीजर है, f ऑफ c, अब बताओ फंक्शन में x है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x, फंक्शन में c है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर c एक नॉन इंटीजर नंबर है, नॉन इंटीजर नंबर है, इसका मतलब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, c एक नॉन इंटीजर नंबर है 2.1, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, तो जो भी c है उसके बाहर वाला इंटीजर आएगा ना। तो अपन एक काम करते हैं, नॉन इंटीजर नंबर है ना, तो 2.1, अब उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा तो वो c आएगा, उसका कोई नंबर आएगा, मतलब अब ये जो c है ये एक इंटीजर है, मान लो ये c डैश है, छोड़ो, इसका जो भी इंटीजर आएगा वो c डैश आएगा, c डैश क्या है एक इंटीजर है। अगर c 2.1 होता है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 आएगा, तो ये c है तो जो 2 है वो c डैश है, इंटीजर आएगा, इतना तो पता ही है। चलो आर चल लेते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0, f ऑफ c प्लस h। अब मेरी बात सुनो, ये खुद नॉन इंटीजर 2.1, इसमें 2.1 में कुछ जुड़ रहा है, वो 2 पॉइंट समथिंग रहेगा, और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, इससे निकलने वाला एक इंटीजर, और वो इंटीजर सेम होगा कि नहीं होगा। मान लो ये है 2.1, तो 2.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ गया 2, मान लो ये भी है 2.1, तो 2.1 प्लस h, अब 2.1 प्लस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर फिर से कितना आएगा c डैश, और अपना एग्जाम्पल चल रहा है 2। लेफ्ट हैंड लिमिट ली, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, लिमिट h टेंडिंग टू 0, f ऑफ c माइनस h, तो 2.1 माइनस h तो 2.1 के करीब ही रहेगा, और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर c माइनस h फिर से क्या आएगा कोई c डैश, यानी इंटीजर। तो इसका भी आंसर इंटीजर आया, इसका भी आंसर इंटीजर आया, इसका भी आंसर इंटीजर आया। अब ये इंटीजर हो सकता है 2 2 2 हो सकता है 3 3 3 हो सकता है 4 4 4, इंटीजर आया।
राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर आई है, इसका मतलब नॉन इंटीजर पॉइंट्स पर ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स कंटिन्यूस है। तो क्वेश्चन में बताना था पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, इंटीजर पॉइंट्स, ऑल इंटीजर पॉइंट्स पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, तो इसे जस्ट पहले करवाया था, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि RHL और LHL इक्वल नहीं आ रहे थे। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स है। क्वेश्चन मैंने समझाया बहुत ज़्यादा है छोटा सा ही, तो जो आंसर लिखा है उसको थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। नेक्स्ट करेंगे एग्जाम्पल 16 to 20, ठीक है।